हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है समझते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपको याद होगा कि कोई भी चार्ज का जो सराउंडिंग होता है जिसमें किसी अदर चार्ज पे फोर्स लगता है, उस सराउंडिंग रीजन को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। तो बात ये समझ में आई, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ क्यू रख रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं कि कोई भी एक प्लस क्यू ऐसे रख दिए, तो अगर यहां पे कोई भी एक स्मॉल प्लस क्यू अगर रखते हैं तो ये वाला चार्ज क्या करता था? इस पे फोर्स लगाता था, है ना। इसका मतलब ये वाला चार्ज अपने आसपास में एक रीजन जनरेट कर रखा है, जिस रीजन में अगर कोई अदर चार्ज को रखोगे तो उस पे फोर्स लगेगा। यही बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली जनरेट कर रहा होता है। तो भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई तो देता नहीं है, तो ये बहुत खाली खाली सा लगता है, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या जनरेट कर रहा है भाई, जिसके कारण किसी अदर चार्ज पे फोर्स लग रहा है। तो इसको एक विजिबल रूप देने के लिए कि यहां पे कुछ ऐसा रीजन है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, तो उस रीजन को एक कैसे बोला जाए, एक पिक्चर के रूप में फॉर्म देने के लिए एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया जिसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का क्या मतलब कि ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने का मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पे पड़ेगा तो फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा मैं मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। जैसे मान लो कि यहां पे अगर कोई भी प्लस चार्ज रखा तो इधर फोर्स लग रहा है। अगर यही वाला प्लस क्यू चार्ज यहां पे रखा रहता तो क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगता? यहां पे रखा रहता तो इस डायरेक्शन में लगता। अगर मैं इस सारे एरो को मिला दूं, तो देखो एक लाइन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। सिमिलरली अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता। तो ये एक ऐसा लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा ना, अगर मिला दिया जाए तो कैसा लग रहा है कि भाई साहब इस चार्ज से कुछ ऐसा लाइन से बाहर निकल रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसा लाइन से बाहर निकल रहा है। इसी लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आ रही बात समझ में? हालांकि इसका कोई फिजिकल ऐसा है नहीं है कि कोई देखा हो कि चार्ज से कुछ निकल रहा है, बस हम समझने के लिए, चूंकि ये चार्ज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था पर हमें आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, तो फिजिकल व्यू के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आ रही है बात समझ में? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज करके लिखते चले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है बच्चों कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। कोई ऐसा नहीं है कि सच में चार्ज से निकल रहा, हम मान रहे हैं कि कुछ लाइंस निकलता है, उस लाइंस के कारण किसी भी चार्ज पे फोर्स लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है बच्चों कि इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अपना बनाया हुआ है, हमने बनाया, एक्चुअल में नहीं है ये। सो दैट मेनी रियल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड। क्या लिखे बच्चों? इट इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट डिपेंडिंग अपॉन मेनी रियल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड। मेनी रियल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड। रियल फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड। कहने का क्या मतलब बच्चों कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर है कि हमने अब खुद से बनाया, लेकिन इसके आधार पे बहुत सारा रियल फेनोमेना को एक्सप्लेन करा गया। आ रही है बात समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, पॉजिटिव चार्ज से एरो बाहर निकलता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलता है। आ रही है बात समझ में? और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर घुस जाता है। तो ये क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इमर्जेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलता है एंड टर्मिनेट्स, और कहां जाकर टर्मिनेट हो जाता है? नेगेटिव चार्ज में, एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो रहा होता है। जैसे कि मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूं बच्चों, तो सपोज करो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा प्लस क्यू, तो इससे ऐसे बाहर निकल रहा होता है, यूं, इस तरीके से। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकल रहा होता है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता बच्चों,
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा था, ऐसे घुस रहा होता, टर्मिनेट कर रहा था। टर्मिनेट मतलब वहां जाकर खत्म हो जाना, ऐसा। आ रही है बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव चार्ज में जाकर घुस जाता है ना, टर्मिनेट कर जाता है। तो आप ये डायग्राम भी जरूर बना लेना। अब जैसे मैं आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैं यहां पे एक चार्ज बना देता हूं, एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा दिखाता हूं, यूं। क्या आप बता सकते हो कौन चार्ज पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? बता सकते हो? देखो, क्या इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा, मतलब ये पक्का पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वाला कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर घुस रहा है ना। तो ये इतना उतार लो बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको। हो गया? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इमर्जेज इन केस ऑफ स्फेरिकल चार्ज, इन केस ऑफ स्फेरिकल चार्ज, जो स्फेरिकल चार्ज होंगे बच्चों, इन केस ऑफ स्फेरिकल चार्ज इट इमर्जेज और टर्मिनेट्स परपेंडिकुलर टू द, टर्मिनेट्स रेडियली आप लिख सकते हो बच्चों, रेडियली का क्या मतलब है बताता हूं। जैसे कि मान लो कोई स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल मतलब कुछ ऐसा चार्ज है, यूं, ऐसा, यूं। तो अगर ये स्फेरिकल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा और कैसे घुसेगा बच्चों, रेडियस के अलोंग, रेडियस पे, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, लेकिन रेडियस के अलोंग, ऐसे, यूं, ऐसा, इस तरीके से, यूं। इस तरीके से। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो बच्चों कैसा होता बताओ? अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? रेडियली इनवर्ड एंटर करता, रेडियस पे, है ना। देखो आप रेडियस पे दिखाई दे रहे हैं ऐसे, यूं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस स्फेरिकल चार्ज के केस में कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? रेडियली, रेडियस पे निकलता है। आ रही है बात समझ में? और इंटर भी कैसे करेगा? रेडियली। तो इतना उतार लो बच्चों, 2 मिनट पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अगर लाइन चार्ज दिया हो तो, लाइन चार्ज कहने का मतलब अगर कोई रॉड पे चार्ज हो तो कैसे निकलता है या कैसे घुसता है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसे देखो, जैसे अगर मान लेते हैं यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है, यूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतना तो पता है कि पॉजिटिव से निकलना है और नेगेटिव में टर्मिनेट करना है। तो पॉजिटिव से निकलेगा जरूर, पर कैसे निकलेगा बच्चों? परपेंडिकुलरली, ऐसे, परपेंडिकुलरली। देखो, क्या ये इस लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है ना, यूं, ऐसे परपेंडिकुलरली निकलेगा भी और परपेंडिकुलरली बच्चों टर्मिनेट भी करेगा, यूं, टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर ही करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि इन केस ऑफ लाइन चार्ज, in case of line charge it emerges or terminates perpendicularly, है ना। सिंपल सा डायग्राम भी आपको दिख रहा है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है वो कितना निकाले, ढेर सारा लाइंस निकल सकता है, हम डायग्राम में कितना दिखाएंगे। तो इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जितना चाहो दिखा सकते हो। कहने का क्या मतलब, देखो ये बेसिकली ना ये स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज कहने का मतलब जैसे कि मान लो कि एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 2Q है। आ रही बात समझ में?
तो Q के रिस्पेक्ट में 2Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो 2 गुना निकलेंगे। जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टर्मिनेट करना या इमर्ज करना। आ रही बात समझ में? मतलब हम क्या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। वो स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। कहने का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। पहले ये लिख लेते हैं, लाइंस लैंग्वेज में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग, इमर्जिंग और टर्मिनेटिंग डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। कितना ज्यादा चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। कहने का क्या मतलब, जैसे देखो मान लेते हैं बच्चों मेरे पास यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर हम इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से अगर हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, कितना बच्चों? 4 पॉजिटिव क्यू है। तो पॉजिटिव 2Q से कितना निकलना चाहिए? पॉजिटिव 2Q से कितना निकलना चाहिए? जस्ट दुगना। अगर Q से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो 2Q से कितना निकलना चाहिए? 8 निकलना चाहिए। चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 गुना हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना निकलेगा? 2 गुना निकलेगा। मतलब यहां पे कितना बनाना चाहिए बच्चों? 8 फील्ड लाइंस दिखाना चाहिए हम लोग को इस तरीके से। कितना है ये? 2Q है। आ रही बात समझ में? अब बोलोगे कि सर आपको कैसे पता कि इसमें से 8 निकल रहा है, इसमें से 8 निकल रहा है, इसमें से 4 निकल रहा है, ये कैसे आपको पता? तो ये किसी को पता नहीं बच्चों। आप जितना मर्जी चाहो बना सकते हो लेकिन कंपैरेटिवली बनाओगे। कहने का क्या मतलब कि अगर इसमें Q से 4 निकलता हुआ दिखा रहे हो तो आपको 2Q से 8 दिखाना पड़ेगा। अगर यहां पे Q/2 ले लेते तो 2 दिखाना चाहिए। जैसे कोई लड़का बोला कि सर हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे ना कि Q से केवल 2 ही दिखाएंगे, कैपिटल Q से हम केवल 2 ही दिखाएंगे। कोई बात नहीं, दिखाओ 2 ही दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम Q चार्ज में केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता हुआ दिखा रहे हो तो तुमको 2Q से कितना दिखाना चाहिए? जस्ट इसका 2 गुना, मतलब तुमको 4 दिखाना चाहिए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चों कि आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता या टर्मिनेट होता दिखाओगे। ये कंपैरिजन में होता है कि अगर Q से 4 तो 2Q से 8, अगर Q से 8 लेते तो 2Q से 16 लेना पड़ता। आ रही है बात समझ में? आप चाहो जैसे बनाओ। एक लड़का बोला कि सर हम 4 दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक बार तुम 4 दिखा दिए Q से तो फिर तुमको 2Q पे 8 दिखाना होगा। दूसरा लड़का बोला नहीं सर हम 4 नहीं बनाएंगे, हम Q पे केवल 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ। लेकिन अगर तुम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हो तो 2Q से तुमको कितना दिखाना चाहिए? 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाना चाहिए। आ रही बात समझ में? इसको नोट करो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं बच्चों, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लो कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और इसमें से टर्मिनेट कर रहा है। अगर मान लेते हैं बच्चों इसका ये मान लेते हैं Q चार्ज है, या Q ना मान करके मैं इसको मान लेता हूं 2 कूलम्ब चार्ज। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको 2 कूलम्ब चार्ज कहता हूं तो ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? कैसे बताओगे? डायग्राम यही है कंप्लीट, वेरी सिंपल। अभी हमको पता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा या कितना टर्मिनेट करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। तो देखो यहां पे ये 2 कूलम्ब चार्ज है ना, तो 2 कूलम्ब चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है? जरा काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6,
2 कूलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है? 6। आ रही बात समझ में? अगर 2 कूलम से 6 निकल रहा है तो 1 कूलम चार्ज से कितना निकलना चाहिए? 3 निकलना चाहिए, जस्ट आधा। अगर 2 कूलम चार्ज से कितना निकल रहा है? 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो 1 कूलम से कितना निकलना चाहिए? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर 1 कूलम से 3 निकलना चाहिए, अगर पॉजिटिव क्यू होता तो, अगर नेगेटिव क्यू होता तो 3 घुसना चाहिए था। देखो यहां पे 3 ही घुस रहा है क्या बच्चों? इसका मतलब ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा? 1 कूलम, है ना। 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां है, 2 कूलम है, यहां 3 ही घुस रहा है, आधा घुस रहा है। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आधा होना चाहिए? तो इसका 2 कूलम, तो ये 1 कूलम। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको उतार लो, एक और क्वेश्चन कर लो। देखो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। चलो मान लेते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि इसका चार्ज है Q, तो इसका Q कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q, या फिर ऐसे इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 16 कूलम, ये 16 कूलम चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए बताओ आप। देखो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल, इसमें कितना टर्मिनेट कर रहा है? इसमें कितना टर्मिनेट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 कूलम में 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है ना, टर्मिनेट कर रहा है। और इससे कितना निकल रहा है? 5। तो 16 यहां पे कितना है? 16 कूलम से 8 निकल रहा है, तो 1 कूलम से कितना निकलना चाहिए था बताओ? 16 कूलम से 8 निकला, तो 1 कूलम से कितना निकलना चाहिए? 0.5, आधा निकलना चाहिए, आधा। या फिर यूं बोला जाए बच्चों, जैसे आप यूं कर सकते हो, देखो इसमें से 16 कूलम लिए ना हम लोग, हाँ, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको 16 कूलम रहने दो, आप इसको ऐसा मानो 8 कूलम ही मानो। देखो 8 कूलम मान लो, आसान के लिए 8 कूलम मान लेते हैं कि अगर 8 कूलम चार्ज से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो बताओ यहां पे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है ना, मतलब ये कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है तो कूलम कितना है? 8 कूलम है, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता तो 8/8 हो जाता, मतलब 1 कूलम हो जाता। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रहा है? 5, तो ये कितना हो गया? 5 कूलम। सिंपल सी बात है। आ रही है बात समझ में? 8 कूलम से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो 5 कूलम से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसे या टर्मिनेट करे या फिर इमर्ज करे। आ रही है बात समझ में? तो ये Q कितना होना चाहिए बच्चों? 5 कूलम। उतार लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ देखो, ये इतना तो समझ गए हम लोग। आगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। कहने का क्या मतलब बच्चों? जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, more will be electric field intensity, more will be electric field intensity, electric field intensity। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है। कहने का क्या मतलब बच्चों? जैसे कि मान लो ऐसा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए पॉइंट पे और ये पॉइंट कुछ बी है, बताओ यहाँ पे दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कहां पे है? यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? अगर आप एक घेरा ऐसे बना लो बच्चों थोड़ा सा, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहा है कि यहाँ ज्यादा क्रॉस कर रहा है? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है ना, ज्यादा नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जहां ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मतलब जहां ज्यादा नजदीक होगा, गैप बहुत कम होगा,
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहां पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट से ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? एक और अगर एग्जांपल करना चाहे, मान लेते हैं बच्चों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पे पॉइंट P मान लो, ये Q मान लो, तो बताओ कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहां पे ज्यादा होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? उतार लो, उतार लो, हो गया। आगे देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो समझ गया ना, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन समझ गया। अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताना चाहते हो तो आप कैसे करोगे बच्चों? उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन दिखाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आ रही बात समझ में? कहने का क्या मतलब बच्चों कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है कुछ यूं, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते थे Q/4πε0 r², तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, इस पॉइंट पे क्या करना है कि एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ बाहर चला जाए। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसे कर्व है या सर्कल ले ले, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना, तो एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दो, तो एक पॉइंट को टच करता हुआ, इसको टेंजेंट बोलता है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप चुपचाप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। अरे ये बात समझ में? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आ रही बात समझ में? सिमिलरली बच्चों मान लो कि आपसे यहां पे पूछा जाता, इस पॉइंट पे पूछा जाता कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करते? यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। अगर इसको P मान ले बच्चों, इसको Q मान ले, तो इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। आ रही बात समझ में? तो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे इसमें? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines gives the direction of electric field intensity, electric field intensity। आ रही बात समझ में बच्चों? क्या बोले हम कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो किसका डायरेक्शन दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। आ रही बात समझ में? जैसे किसी भी पॉइंट पे यहां पे निकाले तो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। क्लियर है? एक और चीज जानना है बच्चों कि आपको ये पता होगा फॉर्मूला F = QE होता है ना, F = QE, ये पता है। इसका मतलब यही होता था ना बच्चों कि फोर्स का जो ये होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो Q के डायरेक्शन में ही होता है। कब? जब चार्ज पॉजिटिव होता है तब। मैं आपको पहले भी बताया था बच्चों कि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे, जब ये Q पॉजिटिव होगा। आ रही है बात समझ में? और Q नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहने का क्या मतलब बच्चों, देखो ध्यान से कि यहां पे जो हम यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही होता जिधर फील्ड का होता। आ रही है बात समझ में? और नेगेटिव चार्ज यहां पे रख देते तो इस डायरेक्शन में फोर्स होता। आ रही बात समझ में ना? ये वाला इक्वेशन आपको याद होगा, F = QE। इसमें हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर भाई साहब Q पॉजिटिव होगा तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा, Q नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में होता है। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है? अगर यहां पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स होता, और अगर नेगेटिव चार्ज रख देते तो फोर्स इस डायरेक्शन में होता। आ रही है बात समझ में ना? इसका मतलब ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन दिखा ही रहा है, साथ ही साथ फोर्स का भी डायरेक्शन दिखा दे रहा है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते थे बच्चों, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स का भी ये डायरेक्शन दिखाता है। आ रही है बात समझ में? दैट्स वाई इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक और नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
इसलिए इसको क्या नाम दिया गया बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसीलिए इसको और भी क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बिकॉज द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन दिखाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स का भी। आप इसको अच्छे से नोट कर लो बच्चों, हो गया। चलो अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, कहीं भी ऐसे कट नहीं सकते हैं बच्चों। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वैसा क्यों, देखो जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे इस पॉइंट पे पूछा जाए कि बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां तो टेंजेंट बनाते हैं, वही टेंजेंट डायरेक्शन दिखाता ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो बताओ अगर टेंजेंट बनाते हो बच्चों इस कर्व के अकॉर्डिंग, तो टेंजेंट क्या ऐसे बनेगा, यूं, ऐसा। आ रही बात समझ में? और इस कर्व के अकॉर्डिंग बनाते बच्चों तो टेंजेंट ऐसा बनता, यूं। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका ये भी डायरेक्शन हो सकता है, ये भी डायरेक्शन हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक पॉइंट पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना, दो डायरेक्शन कहां से पॉसिबल हो पाएगा? तो चूंकि ऐसा दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट का पॉसिबल नहीं है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never intersect each other, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, there will be two direction of electric field lines, two direction of same electric field, है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बच्चों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आ रही बात समझ में? इसको उतार लो, हो गया। तो ये था बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको क्यों और क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आ रही है बात समझ में? कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम है वो मैं बता देता हूं। जैसे स्टैंडर्ड डायग्राम क्या क्या है देख लो। जैसे कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू क्यू ले लेते हैं बच्चों, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। तो कैसा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है, स्टैंडर्ड है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। वैसे आपको पता है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इस तरीके से डायग्राम बनता है बच्चों, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव ले लिया जाए, दोनों पॉजिटिव ले लिया जाए, ये भी क्यू ये भी क्यू, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं बच्चों, दिस इज क्यू दिस इज क्यू। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको याद होगा बच्चों, मैं पढ़ाया था इसमें इक्विलिब्रियम वाले में कि अगर दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है ना। अगर यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख दोगे तो ये वाला चार्ज भी इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला भी इधर रिपेल करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आएगा। देखो कैसा डायग्राम बनता है बच्चों, इस तरीके से, है ना। मैं यहाँ पे क्यों नहीं मिला रहा, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना है बच्चों, 0 होना है, तो यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होना चाहिए। देखो इस पे टच कभी नहीं करेगा, इस लाइन पे, दोनों का वैल्यू सेम ले लेते हैं। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, मतलब स्टैंडर्ड डायग्राम है, आप इसको याद रखना चाहिए आपको, तो ये कर लो, है ना। हो गया, चलो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, मेंस का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is correct with regard to electric field lines, with regard to electric field lines, electric field lines for same magnitude of charge, same magnitude of charge, मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, है ना, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। आ रही है बात समझ में बच्चों। देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन कुछ इस तरीके से था, मान लेते कि एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, या सेम मैग्नीट्यूड सेम चार्ज, बस सेम चार्ज। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ये है, डी ऑप्शन। इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है बच्चों। सेम चार्ज, देखो अगर दोनों चार्ज सेम होता, आप एक बार तो खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूं, देख लो। अगर ट्राई कर लिए हो तो अब देखो, अगर सेम चार्ज होता तो ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता। अगर ये दोनों प्लस होता बच्चों तो एक में से निकलता दिख रहा है, दूसरे में घुसता दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉजिटिव दोनों है, इससे भी निकलना चाहिए, इससे भी निकलना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इससे निकलता दिख रहा है पर इससे घुसता दिख रहा है। अगर आप नेगेटिव ही लेते तो एक में घुस रहा है, दूसरे से निकल रहा है, दोनों में निकले या दोनों में घुसे। अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अंदर घुस रहा है, इससे निकल रहा है, तो ये भी गलत। या तो दोनों में घुसे या तो दोनों में। अगर दोनों पॉजिटिव है भाई साहब,
तो दोनों में घुसेगा, मतलब दोनों से निकलेगा। नेगेटिव है तो दोनों में घुसना चाहिए। देखो इसमें क्या हो रहा है, दोनों से निकल रहा है, मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और यहाँ पे बीच में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहाँ पे देखो दोनों में घुस रहा है, मतलब दोनों नेगेटिव है, और इसमें दोनों पॉजिटिव है। तो ये भी सही है बच्चों, और ये भी सही है। आ रही है बात समझ में? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, है ना। चलो हो गया, ऑल द बेस्ट।